हम अपने दम पर बनवा देंगे। हम सबको घोषणा करते हैं, आप जो बोला है विधानसभा के अंदर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, लेकिन नहीं बनाने दो चौक, हमें नहीं चाहिए चौक, हमें लोगों को जगाना है। मैं लेके आऊंगा दोनों महापुरुषों की मूर्तियां बनवाकर, और सब समाज को आह्वान करते हैं, हमारे समाज में मिस्त्री भी हैं, प्लम्बर सब कुछ हैं, एक एक ईंट लेके आएंगे, मूर्तियां मैं लेके आऊंगा और अपना चौक बनाएंगे। किसी की माई का लाल नहीं हो तो रोक के देख लेना, ना NHI की परमिशन लेंगे ना कुछ लेंगे, महापुरुषों की मूर्ति हमें अपने अंदर दम होना चाहिए, हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, सच्चाई से लड़ने का जज्बा होना चाहिए, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको कोई रोक सकती। खट्टर साहब जिंदाबाद बोलना था और कुछ नहीं बोलना। गोपाल कांडा की तरह मैं भी कॉलोनियां काटता, फ्लैट बनाता, हजारों करोड़ रुपए कमाता। राज्यसभा के लिए इस सरकार ने मुझे 50-50, 40-40 करोड़ रुपए की रिश्वत दी वोट डालने के लिए, लेकिन बलराज कुंडू बिकाऊ नहीं है। मेरे बहन के लोगों का विश्वास है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है। मैं आपको भी यही कहता हूँ, मेरी सोच के हर विधानसभा से एक बलराज कुंडू दे दो मुझे, वादा करता हूँ तभी आपको मुर्दाबाद के लिए टेंट लगाने बैठना नहीं पड़ेगा, वादा करता हूँ। इस आवाज को तो मैं तगड़े से उठाऊंगा, लेकिन नहीं बढ़े तो उसके बाद आप इकट्ठे होना, मैं आऊंगा मूर्तियां लेकर, आप अपनी मूर्ति लगाएंगे खड़े होकर। कार सेवा से बड़ी बड़ी चीजें की है, तो चौक बनाना है, ये तो बहुत छोटी चीज है। हमारे अंदर हौसला होना चाहिए, अपने इस भाई बेटे को याद करना, उसी दिन जिस दिन चौक बना देंगे मामू से। घूम रहा हूँ जींद में, ऑफिस क्यों खोल रहा हूँ, मैं चुनाव मुहिम से ही लड़ूंगा। मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि मुझे वो दर्द और वो टीस, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे तक खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा, मैं तो पहला ही चुनाव। लेकिन जब उस विधानसभा में जाकर मैंने राजनीतिक राजघरानों को, राजनीतिक पार्टियों का जो वहाँ खेल देखा, ये एक दूसरे का चोंच के चोंच मिलाकर, तने क्या बोलना है, आपने क्या बोलना है, ये सेट होके वहां पर ये आप लोगों की, गरीब की, मजदूर की, किसान की, छोटे व्यापारी कर्मचारी की बातें नहीं करते, उनके हक दिलाने की बातें नहीं करते, उनको नीतियां ऐसी नहीं लाते जिनसे उनका भला हो। ये होता इस प्रदेश को कैसे लूटा जाए, तुम्हारा वोट बैंक सुरक्षित कैसे रहे, इस प्रकार की बातें करते हैं। इस बात के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको अपना निजी स्वार्थ छोड़कर, अपना निजी स्वार्थ त्याग कर, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए समाज के बीच में जाकर उनको जागरूक करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, ये शोषण और ये जिंदाबाद मुर्दाबाद बंद नहीं होगा। जिंदाबाद बलराज कुंडू, जिंदाबाद 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 बलराज कुंडू, आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कुंडू, बलराज कुंडू, आप आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है, आज आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आप आने वाली आपकी पीढ़ियों की नस्ल खतरे में है। अगर उसको बचाना है तो आप सबको जागना होगा और एकजुट होकर, हमें जातिवाद के नाम पर बांट दिया इस समाज के, इस आज की सरकार ने, भाजपा की और जेजेपी की गठबंधन की लुटेरी सरकार ने, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये सब दो मुंह सांप हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और ये राजघरानों के राजकुमार, इन राजकुमारों की, ये राजघरानों की प्रथा बंद करके, जब आप गरीब दलित समाज, किसान का, मेरा वर्ग का बेटा जब उस वहां पे आप भेजोगे, मैं वादा करता हूं आपको कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना। बलराज कुंडू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बलराज कुंडू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बलराज कुंडू आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कुंडू, बलराज कुंडू आप आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आज जींद आया तो मुझे पता लगा इस प्रकार से आप लोग, जो आपका हक है, जो इन पिछली सरकारों ने वोट लेने के नाम पर घोषणाएं करके आप लोगों की वोट लूटने का एक ऐसा तंत्र इस्तेमाल किया, और उसके खिलाफ, उस झूठे जुमले के खिलाफ आप लोगों ने आज इंतजार करने के बाद में तो ये संघर्ष करने का निर्णय लिया। अभी मैं दुग्गल साहब की बात सुन रहा था, पहले सीमार साहब की बात सुन रहा था, तो मैं आप सबसे, आप सारे बुद्धिजीवी हो, मैं तो बच्चा हूं आप सबका, आप लोग
लोगों ने अनेकों चीजें देखी हैं और उसको पहचाना है और उसको प्रैक्टिकल रूप से उसके भागीदार भी रहे। मैं कई बार बड़े संकोच में पड़ जाता हूं जब सिस्टम देखता हूं। अभी मुझे पता लगा कि कुछ देर पहले आदरणीय सुरजेवाला जी यहाँ पे आए। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान करना एक अलग बात है। तो सच्चाई हो तो उस सच्चाई के खिलाफ भी जो है ना, वो चाहे किसी को कड़वी लगे, मैं बोलना पसंद करता हूं। मैं आज अभी आप सबसे मैंने सुना कि इसकी घोषणा 2010 में हुई, और जहां तक मेरा विवेक, मुझे याददाश्त मेरी पड़ रही है, 2010 से लेकर 2014 के बीच में वो इस हरियाणा प्रदेश की सरकार के बड़े मजबूत मंत्री रहे, और वो अपने आप को जींद का भी कहते नहीं, शायद हैं भी, और जींद पे अपना दावा भी रखते हैं। तो मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या 4 साल के अंदर कोई हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर बहुत मजबूत मंत्री रहे? क्या अगर वो चाहते तो ये चौक पूरे नहीं करवा देते? कितना बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना है अगर आज वो किस मुंह से यहाँ पे आके आपके बीच में आके आपका समर्थन करने आए। पहली बात, इस बात को हमें सोचना होगा। हम भूल जाते हैं पिछली बातों को। पहले दोषी तो इस चीज के लिए मैं उस कांग्रेस के लोगों को मानता हूं और उस मंत्री को मानता हूं जो आपके बीच में देके गया। वो फिर आपको जो है ना वही जुमला देके गया जो राजनीतिक दल आपको दे। मेरी बात गलत हो तो आप सब बोले टोक देना। अगली बात आती है फिर ये जुमलेबाज सरकार। अभी दुग्गल साहब का बहुत जानकारी रखते हैं, बिल्कुल मैं इनका इस बात के लिए इनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार से एक बातों को बताया। ये 9 साल की जो सरकार है, इनसे बड़ा धूर्त और छलावेकार कोई नहीं हो सकता। इन्होंने हर वर्ग का अपमान किया है, उसका अनादर किया है। और ये तो वो लोग हैं जो सिवाय वोट लेने के लिए एक ऐसा सुस्सा छोड़ते हैं, ऐसा एक घोषणा करते हैं जो लोगों को बड़ा प्रभावित करते हैं। मैं उसके 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी दुग्गल साहब ने बताया कि इसने घोषणा कर दी कि इतने सैकड़ों स्कूल बंद हुए। ये बताने की जरूरत नहीं, आज सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है, जो सामर्थ्य नहीं है कि प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड कर सके। उसमें इन्होंने पीछे एक लागू की 134 में, उसके तहत गरीब के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा, उसको किताब कापियां दी जाएंगी। उसके नाम पर कितना बड़ा धोखा और उनके साथ में उनका शोषण करने का काम किया। मैं जानता हूं, आपने देखा हो, मैंने विधानसभा में वो मुद्दा भी उठाया। मैंने रोहतक के अंदर उस सड़कों पे जो वो अभिभावक बैठे थे गरीब लोग, उनके बीच में जाके भी मैंने मुद्दा उठाया। ये क्या करते हैं, घोषणा कर दी आपने स्कूल खोला है, स्कूल वालों का दोष नहीं है। सरकार ने फिक्स कर दिया कि इतने पैसे, इतने रुपए एक बच्चे को पढ़ाने के नाम पर आपको सरकार देगी। स्कूल वालों ने शुरू में एडमिशन किए, उन बच्चों को पढ़ाए। वही आदमी प्राइवेट जब स्कूल खोलता है, अपना पैसा लगाता है, अपनी जमीन पे खड़ा करता है, मास्टर को तनख्वाह देता है, बिजली का बिल भरता है, अनेकों खर्चे करता है, बसों का कन्वेंस देता है बच्चों को, तो वो फ्री में तो किसी को नहीं पढ़ा सकता। ये ड्यूटी सरकार की। उन स्कूल वालों को वो पैसा ही नहीं दिया सरकार ने, तो वो क्यों पढ़ाएंगे? बाद में 2 स्कूल वालों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद स्कूल वालों की हो रही है। अभी ऐसा ही केस आयुष्मान कार्ड बना, गरीबों को बड़े बड़े प्रचार किए, आयुष्मान कार्ड के बड़े बड़े होर्डिंग अखबार में, आयुष्मान कार्ड बना दिया गरीबों का, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज होगा, गरीब जो है ना
उसके बगैर नहीं होगा। दिया ना आयुष्मान कार्ड। अब वो सेम स्थिति आयुष्मान कार्ड की हो चुकी है। आज गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लेके घूमता रहता, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा, ये आपको पता होना चाहिए। हम गाड़ी अस्पताल को देते हैं, डॉक्टर को देते हैं, वो इसलिए नहीं करता, आयुष्मान कार्ड के तहत जिस गरीब का इलाज वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला करेगा, उसका पैसा सरकार ने उस हॉस्पिटल को देना है। वो पैसा कोई रिलीज नहीं कर रही, तो कौन अस्पताल वाला आपका इलाज करेगा? सिर्फ एक जुमला आपकी वोट को लूटने के लिए, ये झूठी लुटेरी सरकार, जुमलेबाज ये पार्टी के नेता आपको दलित के साथ उसकी गरीबी का शोषण करके उसका मजाक। आज इन्होंने आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बंद कर दिए, अस्पताल बंद कर दिए। आज गरीब आदमी मजबूर है अपने बच्चों को पढ़ाने में, सामर्थ्य नहीं है। ये यही चाहते हैं। दुग्गल साहब ने एक एक पॉइंट को टच किया जो बहुत कड़वी सच्चाई है। अगर उस बात को हर गरीब समझ ले, ये आपको 5 किलो राशन कार्ड में लेके आए, 5। और आप मेरी सुनो, आप वो फ्री का राशन लो और अपने बच्चों को अनपढ़ रखो और इनका सिर्फ वोट बैंक बने रहो। आप पानी पियो, अनाज रोटी खाओ और जिंदा रहो। आपकी डेवलपमेंट नहीं हो, आपके बच्चे आगे नहीं बढ़े, वो शिक्षित ना हो, उनको रोजगार नहीं मिले, उनको अच्छे अस्पताल नहीं मिले, ये इनकी मानसिकता है।